हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 और इसका टाइटल है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 6 का और इसका टाइटल है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चुनाव का दिन जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसने नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम आपको अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। जैसा कि हर चैप्टर में आपने देखा है कि एक प्रीवियस थीम होती है जिससे हम क्या करते हैं। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि चुनाव का दिन यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ गया कि आज हम आपके शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो हमें समझ में आ गया कि यानी शासकों का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। यहाँ से कुछ लोग शासक बने, जैसा कि हमारा टाइटल है क्या है, राज्य। और राज्य कौन करता है, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ पर एक प्राचीन गणराज्य के बारे में और पढ़ेंगे। लगभग 50 वर्षों से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको पढ़ते चलेंगे। हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसके द्वारा चुने जाते थे, जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे कुछ राजा। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि क्या, एक पहला पॉइंट हमें क्या मिला कि लोग जनों द्वारा या लोगों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन कुछ 3000 साल पहले क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर यानी बड़े यज्ञ आयोजन किया और वो कौन बन गए, राजा बन गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ, एक घोड़े को राजा के लोगों के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा के रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है आपका। अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये आपने अगर तुलसीदास कृत रामायण देखी हो तो ये आपकी जो उत्तर रामायण थी उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है कि उसमें एक घोड़ा जो करने वाला होता है, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और अगर किसी को ये है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ उस राजा से, तो वो घोड़ा पकड़ सकता है और उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करके वो घोड़ा छोड़ा है। और अगर किसी ने नहीं उसको पकड़ा, जाने दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने राजा के सामने अपने आप को स्वीकार कर लिया उसके अधीन। और जो उसको विचरण करने देते थे उनको क्या किया जाता था, यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसके लिए उपहारों से सम्मानित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली, ये रामायण में दिखाया गया है, श्री राम जी ने किया था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। पूछा जाता है अश्वमेध यज्ञ में किसका मुख्य स्थान होता था, तो किसका होता था मुख्य स्थान, राजा का। उसे राज सिंहासन या बात की छाल पे एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो होता था वो कौन होता था, सहचर कौन होता था, या सहचर कौन है तो राजा का सारथी क्या कहलाता था, सहचर, साथ में रहने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा उनका गुणगान करता था। यानी जब यज्ञ होती थी तो वो क्या करते थे, उनका गुणगान करते थे राजाओं का कि ये राजा ऐसा है, इनमें ये गुण है, उनके गुणों का बखान करते थे। राजा के सगे संबंधियों, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। यानी जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो छोटे छोटे अनुष्ठान जो होते थे वो कौन करता था, रानी और राजा के पुत्र। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। पहला हमने समझा राजा जो यज्ञ करते थे, पुरोहित
जो यज्ञ करवाते थे। और तीसरा आपका बढ़ाया विष या वैश्य। विष या वैश्य ये क्या थे? जो सामान्य लोग थे, जो क्या करते थे, लोग उपहार लाते थे, लेकिन किसको यज्ञ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। वेरी इंपोर्टेंट। तो वो आपके कौन थे? शूद्र, जिनको मानते थे और अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो किसको? शूद्रों को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। यहाँ पर ये दिया गया वर्ण, वर्ण व्यवस्था दी गई है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद, ऋग्वेद से अक्सर क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे गए हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण, यानी कि उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों कहा गया? तो क्यों कहा गया? क्योंकि जो वेद ऋग्वेद के बाद रचे गए उनको क्या बोला गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यानी कि पूछा जाएगा ये किसके अंतर्गत आते हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, जिनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से हैं। तो अगर आपका या कौन सा नहीं है, तो अगर ऋग्वेद दे दिया जाए और ये चारों दे दिए जाएं, तो आपको ऋग्वेद को मानोगे। ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथों की रचना हुई है उनको बोला जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उसके बाद जो हमारा समाज था, जिनमें कौन कौन था? पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां पुरोहितों, अब यहाँ पर काम दिया गया, पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, कृषक व्यापारी भी धनवान थे, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये आपको अलग अलग डिवाइड करके ध्यान में देना है। पुरोहित और जो वो थे वो कैसे थे? वैभवशाली। ये धनवान, तीनों में अंतर है। और ये कैसे थे? निर्धन। निर्धन वर्ग के अंदर कौन कौन आता था? जो पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, श्रमिक हैं, मछली पकड़ने वाले हैं। और जो पुरोहितों ने उस वर्ग को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ड। 4 वर्डों में किया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ड के अलग अलग कार्य थे। क्वेश्चन पूछा गया है पुरोहितों ने किसके आधार पर वर्ड का विभाजन किया था? तो पहला तो आपका हो जाता है कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के। पहला वर्ड ब्राह्मणों का था और उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, यानी कि वो अध्ययन करते थे और उनको क्या मिलता था? उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, यानी कि ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर उस समय की अगर हम बात करें तो जो शासक होते थे उनका नंबर 1 पर नहीं आता था, नंबर 2 पर आता था। नंबर 1 पर कौन आता था? आपके ब्राह्मण। और उनका काम क्या था? इनका अध्ययन करना वेदों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। यानी दूसरे स्थान पर जो आते थे उन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। उनका काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। विष वैश्य में कौन कौन से आते थे? इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि विष और वैश्य के अंतर्गत कौन कौन आता था? कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी क्षत्रिय कर सकते थे और वैश्य कर सकते थे। अब किसको नहीं था? अंतिम स्थान शूद्रों का था। अब पॉइंट से आप कर सकते हो, पहला स्थान किसका हो गया? ब्राह्मण का हो गया, पुरोहितों का भी आप बोल सकते हो। दूसरा किसका हो गया? क्षत्रियों का हो गया। तीसरा आपका किसका होगा? वैश्य का हो गया। और चौथा आपका होगा, चौथा स्थान शूद्र का हो गया। उनका काम अन्य तीनों वर्णों की, शूद्र का क्या था? जो ऊपर के 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, राजा या क्षत्रिय, उन सबकी सेवा करना था। उन्हें कोई अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त नहीं था। औरतों को शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में कि क्या महिलाओं को वेदों का अध्ययन का अधिकार था या नहीं था? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय महिलाओं को शूद्रों के समान समझा गया और उन्हें अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, क्या होता था उसमें कि जो ब्राह्मण है उनमें जो जन्म ले लेंगे तो ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण, शूद्रों के लोग शूद्र। इस तरह से उनका क्या था? डिवाइडेशन था। साथ ही इनमें से जो लोग भी आते थे सबों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। यानी कि शूद्र तक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो जब कोई लोग मर जाते थे उनके शवों को क्या करते थे? दफनाते या जलाने का काम करते थे। और इन लोगों को पूरी तरह से क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। इन
कई लोगों के ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। बहुत से लोगों ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ऑब्जेक्शन किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते, जैसे अभी हमने देखा कि हमने नंबर 1 पर किसको माना, ब्राह्मण या पुरोहितों को। लेकिन जो कुछ राजा थे तो अपने आप को, जो क्षत्रिय के अंतर्गत आते थे, वो अपने आप को इनसे श्रेष्ठ मान के अपने आप को नंबर 1 पर रखते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जब कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, जैसे कि आपको पता है कोई भी रूल्स आता है आज भी तो क्या होता है, कुछ उसके ऑब्जेक्शन में खड़े होते हैं। तो सेम यही प्रथा पहले भी थी कि कुछ इसके खिलाफ थे, जो ब्राह्मणों ने या पुरोहितों ने जो चीज व्यवस्था बनाई थी उसके खिलाफ थे। आगे देखिए, जनपद। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। ये एक पिक्चर आपकी दी गई है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली। दूसर पात्र पूछा गया क्वेश्चन है ये, चित्रित दूसर पात्र क्या था। ये सतह पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर चिकनी, शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो चित्र दूसरे पात्र क्या था, एक पात्र था या एक बर्तन था। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं जनपदों की। महायज्ञों को करने वाला राजा अन्य अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए थे। पहले वो जन के थे, अब किसके हो गए थे, जनपद बन गए थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जन के बसने की जगह। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं, पुरातत्व जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ये क्या है, आपके वो जगह हैं जिनमें खुदाई की गई। और इनसे पता चला है कि झोंपड़ियों में रहते थे मवेशियों, यानी इनसे क्या पता चला है कि वो जो जनपद महाजनपद काल के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था और क्या क्या वो खाते थे, उनका खान पान क्या था, कौन सी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। चित्रित धूसर पात्र क्या है, तो ये क्या है, ये भी पुरातत्वविदों को पाया गया एक पात्र है, बर्तन है। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। पूछा हुआ है चित्रित दूसरा पात्र क्या था, तो एक बर्तन था जिस पर चित्रकारी की गई थी और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये आप देख सकते हो, जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से इस पर ये आकृति बनी हुई है। ये जो आपको आकृति दिख रही है ज्यामितीय आकृतियां हैं। नेक्स्ट देखिए महाजनपद। अभी ये हमने क्या पढ़ा था, जनपद। जो राजा थे वो जन के राजा ना होके जनपद के हो गए थे। अब महाजनपद, तो करीब 2500 साल पहले जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जनपद क्या हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, यानी जो महत्वपूर्ण हो गए तो फिर उन्हें क्या बोले जाने लगे, महाजनपद। अब ये आपके कुछ महाजनपद दिखाए गए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये महाजनपद है इस तरह से, हस्तिनापुर, अवंती। पूछा जाता है कि कौन सा निम्नलिखित में से महाजनपद नहीं है, या कौन सा महाजनपद अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे थे, कौन सी स्टेट में आएगा। इस तरह से ये आपके महाजनपद हैं, हस्तिनापुर, कौशल, पांचाल, कौशाम्बी, राजगृह, महा और वैशाली, वज्जी, अंग। ये 16 महाजनपद थे आपके उस समय। कितने थे, 16 महाजनपद थे। और सबसे ज्यादा इसमें आपका फेमस था उस समय मगध। सबसे फेमस कौन सा था, मगध। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपका दिखाया कौशाम्बी जिले की दीवार। ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ये आपको दीवार इस तरह से दिख रही, कितनी स्ट्रॉन्ग दीवार है ये। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसमें एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। यानी कब हुआ था, 2500 साल पहले। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कर। महाजनपद आपको समझ में आ गया होगा, महाजनपद कौन थे, कि जो जनपद जब ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो क्या हो गए, वो महाजनपद हो गए। और बहुत ये प्रभावशाली समृद्धि के लिए अपने चारों तरफ क्या ऊंची और दीवार बना लेते थे, राजधानियां होती थी इनकी। और ये कहाँ कहाँ पे थे, 16 महाजनपद थे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आहत सिक्के इसी में आते हैं।
और जिनके बारे में तुम चैप्टर 8 में पढ़ोगे। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कर। ये यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, कर से आपके पूछा गया। कर क्या होते थे कि पहले जो राजा थे वो लोगों के जो उपहार आते थे, जैसे अभी हमने पढ़ा, उनसे क्या होते थे, संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन जब महाजनपद बन गए तो महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से, यानी पहले क्या था उनसे ही अपना काम चला लेते थे, लेकिन अब उन्होंने नियमित रूप से क्या शुरू कर दिया, कर वसूलने लगे। अब कर, ये इम्पोर्टेंस है यहाँ से आपका कि पूछा जाता है कि कौन से कर लगाए गए थे महाजनपद काल में। तो फसलों पर सबसे इम्पोर्टेंट कर कौन सा था आपका, फसलों पर, क्योंकि मोस्टली लोग क्या थे, कृषक थे इसलिए। और उपज का ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उपज का कितना भाग देना पड़ता था, 1/6, यानी कि आपको 1/6 भाग किसको देना पड़ता था, राजा को, कृषकों को देना पड़ता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। पहला आपका हो गया कृषकों के ऊपर 1/6 वह हिस्सा, मतलब उसका 6वां हिस्सा किसको देना पड़ता था, राजा को। कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए कर जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, यानी कारीगर होते थे वो अपना कर किसके रूप में चुकाते थे, कर के श्रम के रूप में। जैसे एक बुनकर लोहा या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, यानी कि जो कारीगर थे वो मंथ में से 1 दिन क्या करते थे, अपना जो राजा होता था उनके लिए काम करते थे। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में, यानी पशुपालकों को क्या करना पड़ता है, जैसे दूध है उनको दूध दे दिया लाके, या उनके जो भी उत्पाद हैं, दही है या इस तरह की चीजें लाके उनके उत्पाद या जानवरों के उत्पाद लाके कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था, और आकेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त हुई वस्तुएं देनी पड़ती थी, जैसे आपका हनी है और गोंद है, इस तरह की चीजें उनको देनी पड़ती थी। कृषि में जो परिवर्तन हुए, हल्के फाल अब लोहे के हो गए थे, यानी पहले हल्के जो फाल होते थे लकड़ी के होते थे वो अब किसके हो गए थे, लोहे के बनने लगे थे। कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में अब आसानी होगी, सिंपल हो गए। जहाँ लकड़ी से जोतेंगे हम, लोहे से क्या होगा, सिंपल हो जाएगा किसानों के लिए, कृषकों के लिए। फसलों की उपज बढ़ गई, धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना, महाजनपद काल की। धान का हो गया, धान उपजाने के लिए पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। कमर तोड़ परिश्रम था, ज़्यादातर दास दासी। पूछा गया क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन करता था, यानी कि ये जो कृषक का काम था उसमें कौन करता था, तो दास दासी भूमिहीन खेतहार मजदूर या कमकार करते थे। पूछा गया है कमकार कमकार कौन थे महाजनपद काल में, कमकारों का कार्य क्या था या कमकार कौन थे, तो कमकार कौन थे, जो वो कृषि में बहुत ही मेहनत करते थे, पौधों को उगाते थे, पौधों का रोपण करते थे, खेतों के बीज कुछ रखकर धान उपजाने के पौध तैयार करते थे। ये सब काम कौन करता था, खेतहार मजदूर, और इनको ही क्या बोला गया, कम्बकार। उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन सा मगध के बारे में दिया गया है आपका। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर की गाड़ियां, रथ तथा बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगलों से क्या क्या मिलता था, लकड़ी, घर, ये सब कहाँ से मिलता है हमें, जंगलों से, और उस समय भी मिलता था। अब ये यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट है, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिम्बिसार और अजातशत्रु। पूछा जाता है कि कौन से राजा थे महाजनपद काल में मगध के, तो बिम्बिसार और अजातशत्रु, और इसी को क्या बोला गया, अजातशत्रु, इसी को बोला गया था। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, यानी आज जिसको आधुनिक राजगीर बोलते हैं, और ये कहाँ पर है, उस समय राजगृह था कई सालों तक। यानी मगध की राजधानी क्या थी, ये आप ऐसे करके पूछा जाता है, राजगृह कहाँ की राजधानी थी, तो मगध की, या मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, और आधुनिक ये क्या है, राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र, पहले राजगृह थी और बाद में इसको क्या बना दिया गया, पाटलिपुत्र बना दिया गया, और इसको आज बोलते हैं पटना। इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है 2300 साल पहले
मैसेडोनिया का सिकंदर। आप ये मान लीजिए कि हिस्ट्री की बुक से ही सीटेट का जो पेपर होता है उसमें आपका जैसे मेन जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री की बुक से पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक से। तो आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं। जब उसने मगध की ओर कूच किया, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैसेडोनिया का राजा सिकंदर। क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि जब महाजनपद काल में मगध का राजा अजातशत्रु था तो उस समय मैसेडोनिया का राजा कौन था? तो आपका कौन था? सिकंदर। वो क्या करना चाहता था? पूरी तरह सफल ना होने पर वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ उप महाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा और मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। और वो किस बात से भयभीत थे? कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इस चीज से ये पता चलता है कि जो महाजनपद काल में राजा थे उनके पास सेना बहुत स्ट्रोंग थी, उनकी जो राजधानियां थी बहुत समृद्ध थी। कि यानी कि जो सिकंदर आया उसके भी साथियों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। उसके बाद वज्य, अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा, अब वज्य के बारे में। ये जो गणराज्य मेन थे उस समय के, ये कौन थे? गणराज्य थे। अब गढ़ शब्द का क्या है? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले लोगों के लिए किया जाता है, यानी कि कोई एक समूह है उसमें हम क्या करेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? जो लोगों का समूह गढ़। और संघ क्या है? संगठन, सभा, उसको क्या बोलेंगे? संघ। अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा जिसकी राजधानी, अब इसका क्या है? राजधानी इसकी क्या थी? मगध की। मगध की राजधानी आपकी क्या थी? राजगृह। और उसके बाद कौन सी बनाएगी? पाटलिपुत्र। अब है आपका वज्य, जिसकी राजधानी क्या थी? बिहार, वैशाली। और यहाँ पर शासन व्यवस्था थी गढ़ या संघ व्यवस्था थी। यहाँ पर गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी ये उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह से होता था। कमकार हिस्सा नहीं लेते थे, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्त्री दास कमकार कौन होते थे? जो श्रमिक थे, उनको कमकार बोला गया। आगे देखिए अजातशत्रु, ये इंपोर्टेंट है। वज्र शंकर निर्णय दीर्घ निकाय से लिया गया है, ये इंपोर्टेंट है आपका पॉइंट। दीर्घ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बौद्ध के कई विखान व्याख्यान है और करीब 2300 साल पहले लिखा गया। क्या? दीर्घ निकाय पूछा गया है। दीर्घ निकाय क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है और इसमें है क्या कि बौद्ध के व्याख्यान है। और कब लिखा गया? 2300 साल पहले। अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में दिया गया है कि आक्रमण करना चाहते थे कौन? अजातशत्रु। क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि ये सब पर विजय पाना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को युद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा क्या वज्य, मतलब इसमें ये प्रभाव दिखाया गया है कि अगर जहाँ पर बौद्ध के सारे नियमों का पालन होता है तो उस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है, ना ही उसको कोई जीत सकता है। उसके बाद यहाँ से देखिए 1500 साल तक चला, यानी कि जो ये महाजनपद का जो काल था वो कब तक चला? 1500 साल तक चला। उसके बाद गुप्त शासक, इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ तथा संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि जो एक महाजनपद काल के बाद अगर कोई प्रथम काल आता है तो कौन सा आता है? गुप्त काल आता है, गुप्त वंश आता है, स्टार्ट हो जाता है। अन्यत्र क्या हो रहा था उस समय? लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यानी कि जब हमारे यहाँ ये हो रहा था, हमारे इंडिया में यानी इस उपमहाद्वीप में, तो अलग क्या हो, दूसरी जगह क्या हो रहा था, ये यहाँ पर दिया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आज की आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अपने सजेशन अवश्य दें मेरी क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।